हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार क्या होता है। स्वर संचार या मौखिक संचार एक कंपन अंग के द्वारा उत्पन्न श्रवण संकेतों के साथ होता है। एक कंपन अंग के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है और श्रवण संकेतों के साथ होता है, जिन्हें हम सुन सकते हैं। मौखिक संचार ऐसा होता है जिसे सामने वाला सुन सकता है, मुंह से बोले जाते हैं ये और सुने जाते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा। जैसे स्तनधारियों के गले में स्वर यंत्र। जितने भी स्तनधारी हैं उनके सभी के गले में एक स्वर यंत्र होता है जिससे आवाज निकलती है। मुखर संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाषण के गैर मौखिक घटकों को बदलकर भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? जो भी वक्ता है वो अपने भाषण के जितने भी गैर मौखिक घटक है ना, उनको बदलकर भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। और श्रोता वक्ता के भावनात्मक अनुभव का अनुमान लगाने के लिए भाषण के गैर मौखिक पहलुओं का उपयोग करते हैं। जो भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उसकी बात, वो वक्ता के भावनात्मक अनुभव का अनुमान लगाने के लिए, उसकी फीलिंग्स का अनुमान लगाने के लिए गैर मौखिक पहलुओं का उपयोग करते हैं। इसमें आवाज के पहलू जैसे स्वर, तनाव, मात्रा, गति और उच्चारण, हस्तक्षेप भी शामिल हैं। हम अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि संचार का प्रयोग करते हैं। संचार के इस रूप के साथ साथ आवाज की विशेषताएं जैसे कि ठहराव, फोकस, तनाव का उपयोग एक ऐसी संरचना बनाने के लिए किया जाता है जो कि श्रोता को आपके संदेश का पालन करने की अनुमति देता है। अब यहाँ हमने जितने भी वर्ड प्रयोग किए थे उनको अब देख लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे इंटोनेशन। इंटोनेशन ये परिभाषित करता है कि भाषण के दौरान आपकी आवाज़ की पिच कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। पिच में बदलाव या बदलाव से हम जो कहते हैं उसके अर्थ पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई बिल्कुल धीरे से बोलना स्टार्ट करता है और बीच में एकदम से उसकी पिच तेज हो जाती है, फिर दोबारा से स्लो हो जाती है, तो ये होता है इंटोनेशन। उसके बाद दूसरा है तनाव, स्ट्रेस। तनाव किसी शब्द या कथन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर जोर देने की प्रक्रिया है। तनाव वाले शब्दांशों और शब्दों को अधिक ऊंचे स्वर में लंबे समय तक और ऊंचे स्वर में बोला जाता है। जब वक्ता एक स्वर में होता है तो ये महत्वपूर्ण संकेत गायब हो जाते हैं और संदेश भ्रमित करने वाला हो जाता है। स्ट्रेस यानी तनाव। कोई भी इंपॉर्टेंट बात जिस पर हम श्रोता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उस वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस दे के बोला जाएगा, थोड़ा ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में या लंबे समय तक बोला जाएगा। जैसे क्लास में एक टीचर दे रहा है लेक्चर, अगर वो एक ही स्वर में बोलता गया तो उसकी क्लास बोरिंग हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए तो उसको वो स्ट्रेस दे के बोले तो सबका ध्यान आकर्षित होगा, सभी स्टूडेंट्स से ध्यान से सुनने लगेंगे। तो तनाव का यही काम होता है, स्ट्रेस का, कि जो वर्ड जिस पर हम ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं उसको थोड़ा स्ट्रेस दे के बोला जाए। उसके बाद आता है विराम, पोजेस। विराम वक्ता को अंतिम तर्क देने से पहले अपने विचार एकत्रित करने की अनुमति देता है। यह दर्शकों को अपने साथ बने रहने की अनुमति देता है और साथ ही उन्हें आपके द्वारा अभी तक कही गई बातों पर विचार करने का समय भी देता है। पोजेस। लगातार बोलते रहने से क्या होगा? अगर वक्ता लगातार बोलता रहा तो कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो बीच में विराम ले लेकर बोले, रुक रुक कर बोले, और जो वो टाइम रुके वो टाइम श्रोताओं जो उसकी बात सुन रहे हैं उन पर श्रोता अपने विचार भी रख सकते हैं उस टाइम में। तो पोज दे देकर बोलने से भी जो मौखिक संचार है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। उसके बाद आता है फोकस, स्ट्रेस। फोकस तनाव होने पर श्रोता का ध्यान एक निश्चित शब्द या वाक्यांश की ओर आकर्षित होता है। फोकस तनाव का उपयोग अंतर को स्पष्ट करने के लिए, जोर देने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। ये वही स्ट्रेस वाला है, किसी बात पर फोकस करवाने के लिए उस पर स्ट्रेस देना। उसके बाद है गति, पेस। गति वह गति है जिस पर आप बोलते हैं, स्पीड। गति आप लगातार बोले ही जा रहे हैं या थोड़ा रुक रुक कर बोल रहे हैं, थोड़ी स्लो पेस है आपकी, स्लो स्पीड में है या हाई स्पीड में बोल रहे हैं, वो है ये। गति तेज, धीमी, मध्यम हो सकती है।
और इसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है। एक बार तेज बोल दिया फिर थोड़ा धीमे बोल दिया तो इसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है। और ये दावा किया जाता है कि दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए, जो श्रोता है उनका ध्यान बनाए रखने के लिए परिदृश्य और संदर्भ के महत्व के आधार पर गति को अलग अलग किया जा सकता है। श्रोताओं का ध्यान दिलाने के लिए गति को बदला जा सकता है, तेज की जा सकती है, धीमी की जा सकती है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। कभी कभी तेज किया जाता है और फिर से उसे धीमा कर दिया जाता है। तो ये है मौखिक संचार की कुछ एलिमेंट्स। अब दूसरा टाइप है हमारा गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वोकल कम्युनिकेशन भी इसे कहते हैं। नॉन वोकल कम्युनिकेशन लिखित या फिर बोले गए शब्दों के उपयोग के बिना अर्थ संचारित करने की एक तकनीक है। गैर मौखिक संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी संचार को संदर्भित करता है जिसमें चेहरे के भाव, हाथ की गति, शारीरिक भाषा, मुद्राएं, इशारों का प्रयोग किया जाता है। यानी गैर मौखिक में मुंह से शब्द नहीं बोले जाते हैं, स्वर नहीं बोले जाते हैं, शब्द नहीं बोले जाते, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा, फिजिकल लैंग्वेज के द्वारा, इशारों के द्वारा बताया जाता है, इशारों के द्वारा संचार किया जाता है। ये गैर मुखर संकेत मौखिक संचार के अलावा अंतर्दृष्टि, पूरक जानकारी और महत्व प्रदान करते हैं। गैर मौखिक तत्व जैसे अनकहे प्रतीक, संकेत और अर्थ व्यक्त करने के संकेत मौखिक संचार के कुछ उदाहरण हैं। अनकहे प्रतीक, संकेत और अर्थ व्यक्त करने के संकेत। गैर मुखर तत्व जैसे शारीरिक भाषा, हाव भाव, चेहरे की भावनाएं, आंखों का संपर्क, ये हैं गैर मौखिक संचार के कुछ उदाहरण। इनमें मुख्य एलिमेंट्स, इनके जो मेन एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला है सिग्नल। सिग्नल वे गतिविधियां होती हैं जिनका उपयोग दूसरों को अपनी इच्छाओं, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सिग्नल क्या है? ऐसी गतिविधियां जिसे दूसरों को अपनी इच्छाओं को और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाए। सिग्नल एक प्रकार का अभिव्यंजक संचार है। संकेतों का प्राथमिक लक्ष्य है ध्यान आकर्षित करने और अर्थ संप्रेषित करने के लिए एक एकल पर्यावरणीय पहलू को बदलना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद दूसरा है साइन, लक्षण। संकेत किसी विशिष्ट भाषा से संबंधित नहीं होते, हालांकि वे व्यवहारिक रूप से दुनिया के हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। संकेत और ये जो सिग्नल हैं उनके बीच में प्राथमिक अंतर ये है कि संकेत होंगे जैसे ट्रैफिक लाइट या पुलिस अधिकारी का बैज, इनके अंतर्निहित अर्थ होते हैं, लेकिन जो संकेत हैं जैसे सहायता के लिए चीख केवल एक साधन है जिसके माध्यम से बाहरी अर्थ तैयार किए जाते हैं। संकेत साइंस जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई, रोड पे साइन है वो कि रेड लाइट है अभी आपको रुकना है, ग्रीन लाइट है अभी चलना है, तो ये ट्रैफिक लाइट संकेत का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा है हमारा प्रतीक, सिंबल्स। प्रतीक को किसी भी उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग अमूर्तता बनाने के लिए किया जाता है। प्रतीक किसी घटना, गतिविधि, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का दृश्य प्रतिनिधित्व होते हैं जिनका उपयोग उस घटना को, क्रिया को या चीज, व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। सिंबल्स, इनका प्रयोग किसी घटना के बारे में, क्रिया के बारे में या चीज के बारे में, व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। प्रतीकों का उपयोग ग्रहणशील और अभिव्यंजक दोनों ही तरीके से संचार करने के लिए किया जाता है। कोई प्रतीक जितना अधिक निकटता से उसका प्रतिनिधित्व करता है वह उतना ही अधिक मूर्त होता है। यानी सिंबल किसी भी चीज़ को एक सिंबल से डिनोट करें, अगर उस चीज़ का वो सिंबल अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करता है तो वो प्रतीक उतना ही अधिक मूर्त माना जाता है। उसके बाद आता है आइकन। आइकन किसी एप्लीकेशन में क्षमता या किसी अन्य अवधारणा या विशिष्ट चीज का एक दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। जैसे डेस्कटॉप में आइकन्स होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में आइकन्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वैसे ही जिसका उपयोगकर्ता के लिए अर्थ होता है। आमतौर पर प्रतीकों को जुड़े हुए और असंबद्ध प्रतीकों का सघन संग्रह माना जाता है। ये क्या है? किसी अवधारणा या विशिष्ट चीज का एक दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। आइकन जो कि दिखाई देता है हमें और किसी चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे किसी भी चीज़ का, किसी भी एप्लीकेशन का आइकन, तो वो हो गया हमारा आइकन। उसके बाद है इशारे यानी गेस्चर्स। इशारे जैसे हाथ, भुजाओं या अन्य शारीरिक अंगों की एक गति है जिसका उद्देश्य है किसी चीज़ को व्यक्त करना या उस पर जोर देना। अक्सर बोलते समय इशारे एक संचार शब्दावली विकसित कर सकते हैं जो कमोबेश प्रत्येक संस्कृति के लिए अद्वितीय है। इशारों का प्रयोग करना
अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई किसी से कुछ पूछता है, इशारों में मना कर सकते हैं, या फिर गर्दन हिला के यस बोल सकते हैं। तो इस तरह जो इशारों में बातचीत होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद आता है प्रोक्सीमैक्स। प्रोक्सीमैक्स इस बात का अध्ययन करना होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग संवाद करने के लिए समय और स्थान, साथ ही शरीर की स्थिति और अन्य तत्वों का उपयोग कैसे करते हैं। क्या है प्रोक्सीमैक्स? प्रोक्सीमैक्स होता है इस बात की स्टडी करना कि अलग अलग कल्चर के लोग कम्युनिकेशन करने के लिए टाइम का, प्लेस का और जो उनकी फिजिकल सिचुएशन है या फिर दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं। प्रोक्सीमैक्स इस बात का अध्ययन करना होता है कि लोग करीब या दूर खड़े होकर क्या व्यक्त करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब खड़े होना जिसके बारे में हम कोई निजी बात बताने जा रहे हैं, इसका एक उदाहरण है। यानी कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ बात बतानी है तो उस व्यक्ति के बिल्कुल करीब जाकर खड़े होकर उसके बारे में हम बात बताएंगे। ये प्रोक्सीमैक्स का उदाहरण है, यानी दूरी, कि कितना दूर खड़े हैं, कितना करीब खड़े हैं। दूसरा उदाहरण है किसी से पीछे हटना। जब हमें लगता है कि हमारे व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन हो रहा है, जब हमें लगे कि हमारा जो स्थान होना चाहिए उसका उल्लंघन हो रहा है, तो हम उस स्थान से पीछे हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो ये है प्रोक्सीमैक्स। तो आज की वीडियो में हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।